द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो पैसा बचाते हैं, और दूसरे वे जो सोचते हैं कि पैसा बचा नहीं सकते, और तीसरे वे जो सोचते हैं कि उन्हें पैसा बचाने की जरूरत ही क्या है। 3 तरह के लोग और 3 तरह की साइकोलॉजी। लोगों की इसी साइकोलॉजी को समझने के लिए मॉर्गन हाउसल ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में पैसे के पीछे के मनोविज्ञान को बताया है। इस किताब की लर्निंग आपके बहुत काम आने वाली है। एक पायलट जब हवाई जहाज को लैंड कराता है तब कुछ खास प्रोसीजर्स को फॉलो करता है और बार बार उन्हें दोहराकर वह सक्सेसफुल लैंडिंग करा सकता है। वहीं एक शेफ भी रेसिपी बनाने के लिए प्रोसेस को फॉलो करता है और एक खास प्रकार का स्वाद अपनी डिश में ला सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। यह एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स विषय है। मॉर्गन हाउसल ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में इस जटिल विषय को बड़े ही आसान और सरल शब्दों में पिरोया है। दोस्तों, मुझे इस किताब को पढ़ने में बड़ा मजा आया। मुझे अगर 5 में से रेटिंग देने के लिए कहा जाए तो मैं इस किताब को 4.5 रेटिंग दूंगा। यह किताब हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो पैसे को समझना चाहता है, पैसे की भाषा और पैसा कैसे अर्न किया जाता है उसको समझना चाहता है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं बुक समरी ऑफ द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ऑथर बताते हैं कि स्मार्ट होना अधिक पैसा कमाने की कोई गारंटी नहीं है, और अगर आप सोचते हैं कि स्मार्ट लोग अधिक पैसा कमाते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आपका व्यवहार, आपकी साइकोलॉजी ही आपको पैसा कमाने में मदद करते हैं। आपने कितने ही जीनियस व्यक्तियों को फाइनेंशियल लॉस करते हुए देखा होगा। एक गैस स्टेशन पे काम करने वाला रोनाल्ड रीड नाम का व्यक्ति 56 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेता है, जबकि वह एक साधारण नौकरी करता है। वहीं दूसरी ओर रिचर्ड फस्कोन नाम का व्यक्ति एक हार्वर्ड में पढ़ने वाला, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला, सभी लोग जिसे जीनियस मानते थे, उसके घर, उसके दावत में जाना लोगों के लिए गर्व का विषय हुआ करता था। 2008 के अमेरिकन रिसेशन में उसके सारे पैसे खत्म हो गए और वह दिवालिया हो गया। उसका वह आलीशान घर भी बिक गया। ये दोनों ही कहानी हमें बताती है कि पैसा कमाने और उसे बनाए रखना एक बिहेवियरल स्किल है। अगर हम यह व्यवहार सीख लेते हैं इस किताब में जो बताया गया है, तो हम भी न केवल अच्छा पैसा कमा सकते हैं बल्कि अमीर भी बने रह सकते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव जिंदगी नाम का ये यूट्यूब चैनल एक छोटी सी कोशिश है कि आप पॉजिटिव किताबें पढ़ें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव एक्ट करें, क्योंकि तभी तो बनेगी आपकी पॉजिटिव जिंदगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैंने वो लर्निंग बताई है जो मुझे सबसे अच्छी लगी। तो पहली लर्निंग पहले चैप्टर से, जिसका नाम है नो वंस क्रेजी। राइटर कहते हैं कि मनी मैटर्स में कोई किस प्रकार का डिसीजन लेता है ये उसके पिछले अनुभव का ही परिणाम होता है। अगर किसी ने 2008 में शेयर मार्केट का क्राइसिस देखा तो उसका पैसा डूब गया, तो अवश्य ही शेयर मार्केट को वो अलग नजरिए से देखेगा। वहीं कोई व्यक्ति जिसने कभी कोई शेयर मार्केट में निवेश नहीं किया, वो शेयर मार्केट को अलग नजरिए से देखेगा। इन दोनों का ही नजरिया अपने अपने एक्सपीरियंस पर आधारित है। इसीलिए किसी व्यक्ति का पैसों के प्रति क्या नजरिया है वो उसके पास्ट पर निर्भर करता है। पहली लर्निंग यह है कि कोई क्या व्यवहार कर रहा है उसके पास्ट पर डिपेंड करता है, इसलिए आपको सम्मान से उसे देखना चाहिए। दूसरी लर्निंग है चैप्टर 2 से, जिसका नाम है लक एंड रिस्क। किसी व्यक्ति के बिलियनियर बनने में लक का क्या योगदान होता है, यह इस कहानी में आपको पता चल जाएगा। ये कहानी शुरू होती है 1968 से, जहां एक एयरफोर्स का रिटायर्ड टीचर डिसाइड करता है कि उनके स्कूल में बच्चों के लिए व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और उसके लिए कंप्यूटर और कंप्यूटर की नॉलेज भी उतने ही आवश्यक है। उस जमाने में $30,000 का कंप्यूटर स्कूल में लग जाता है। उसी एरिया में बड़े बड़े डिग्री कॉलेज भी हैं, लेकिन किसी के पास कंप्यूटर नहीं है। लेकिन इस स्कूल में है। यही कक्षा 8 में पढ़ते हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। जी हाँ, वही जिन्होंने बाद में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। उनके पास पूरा समय होता है इस कंप्यूटर को समझने का, इसे सीखने का। इन दोनों ने ही बाद में, जैसा मैंने बताया, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। तो क्या बिल गेट्स और पॉल एलन लकी नहीं कहे जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल कहे जाएंगे। इसीलिए राइटर कहते हैं कि अगर आप सफल हो रहे हैं तो मान लेना चाहिए कि लक का भी इसमें बड़ा योगदान है, और साथ ही यदि आप अनसक्सेसफुल हैं तो आपकी असफलता में लक ना होना भी एक वजह है। इसलिए राइटर एक बढ़िया बात कहते हैं कि कभी किसी को जज मत करो, और अगर आप सफल हो रहे हो तो याद रखो कि लाइफ में लक का भी एक योगदान है, और इसीलिए हमेशा हम्बल बने रहो। तो चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ, जिसका शीर्षक है नेवर एनफ। इस चैप्टर में राइटर बताते हैं कि रिस्क कितना लेना चाहिए। वे किस्सा सुनाते हैं कि किसी बिलियनियर की पार्टी में कैच 22 नाम के फेमस नॉवल के राइटर जोसेफ हेलर गए हुए थे। उनके दोस्त उस पार्टी में उनसे कहते हैं कि जो होस्ट है इस पार्टी के, वो बहुत ज्यादा पैसा पर डे कमाते हैं, और वो इतना कमाते हैं कि जिंदगी भर जो उनका नॉवल नहीं कमा पाएगा। तब नॉवलिस्ट जोसेफ हेलर ने एक शानदार बात कही, उनके पास जो है वह इस बिलियनियर के पास नहीं है, वो है एनफ होना, यानी
ये एहसास होना कि मेरे पास काफी है। एनफ होने का मतलब कम होना नहीं है दोस्तों, बस इसका मतलब है कि अपने लालच को कंट्रोल करना। राइटर एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि किन चीजों के लिए कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। रेपुटेशन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, फैमिली, फ्रेंड्स, इनको कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए, इनके लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसीलिए अपने एनफ को क्लियर रखो। और अगली लर्निंग है चैप्टर 4 से, जो कंपाउंडिंग की ताकत को बताती है। वॉरेन बफे की बिजनेस स्ट्रैटेजी पर 2000 से भी अधिक किताबें लिखी जा चुकी हैं। जो साधारण लेकिन बड़ी बात इन किताबों में नहीं बताई जाती वो ये है कि वॉरेन बफे 10 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब वो 30 साल के हुए तो उनकी नेट वर्थ $1 मिलियन थी और 50 साल आते आते तो उनकी नेट वर्थ $84 मिलियन से भी ज्यादा हो गई। 75 साल तक निवेश करते रहना ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल राइटर देते हैं। 1950 से 1990 तक 40 सालों में हार्ड डिस्क की क्षमता 3.5 MB से बढ़कर 296 MB तक हो गई। वहीं अगले 20 सालों में यह 100 टेराबाइट तक पहुंच गई। इस चैप्टर में लर्निंग यह है कि आपके निवेश में समय का बड़ा योगदान होता है। इससे हम जीवन में कई पहलुओं के बारे में सीख सकते हैं, जैसे वजन घटाना, किसी स्किल में सफल होना। अगर आप किसी गोल पर समय देते हैं तो आप भी एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे, बस समय की बात है। अगली लर्निंग है चैप्टर 6 से, टेल यू विन। वॉल्ट डिज्नी का पहला स्टूडियो उन्हें दिवालिया बना गया। उनकी फिल्म की प्रोडक्शन इतनी लागत भरी थी कि वो बहुत महंगी थी और बिकती नहीं थी। 1930 के मध्य तक उन्होंने 400 से अधिक कार्टून बनाए, लेकिन वो सब नहीं चले। 1938 में उन्होंने स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स नाम का कार्टून बनाया। इस कार्टून मूवी ने सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। उन्होंने $8 मिलियन कमाए और इस कमाई से उन्होंने सारे कर्जे उतार दिए, एक नया स्टूडियो खरीद लिया। 1938 में उन्होंने ढेर से कार्टून बनाए, पर स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स ने सारी कहानी ही बदल दी। दूसरा उदाहरण 2013 की वर्कशायर हैथवे की बोर्ड मीटिंग में वॉरेन बफे ने दिया। उन्होंने बताया कि उनके पास 400 से 500 शेयर रहे हैं, पर 10 ऐसे शेयर रहे हैं जिनकी वजह से वो अरबपति बन पाए। इसलिए आप अपनी स्ट्रेटेजी पर मेहनत करते रहिए और आपके डिसीजन भले ही गलत हो जाएं, पर कुछ ऐसे डिसीजन रहेंगे जिनसे आपकी किस्मत बदल जाएगी। एक और लर्निंग इस किताब से सीखी जा सकती है, वो ये है कि फ्रीडम क्या होती है। फ्रीडम इज कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड। आपकी सबसे बड़ी वेल्थ यही है आप सुबह उठें और अपने आप से कह पाएं कि आज मैं जो चाहे कर सकता हूँ। ये फ्रीडम ही है जो आपको वेल्थ से आती है। इस फीलिंग को राइटर ने रिएक्टेंस का नाम दिया है। हम सभी ड्राइविंग सीट पर रहना चाहते हैं। अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल ही आपका असली वेल्दी होना है, आपके असली वेल्दी होने की पहचान है। और चैप्टर 8 से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपके पास कोई BMW गुजरे तो आप यही कहेंगे ना कि काश इस गाड़ी में मैं होता, जबकि कार में बैठा व्यक्ति यही सोचता है कि आप उसके बारे में सोच रहे होंगे। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास बड़ी गाड़ी है या बड़ा घर है तो लोग आपसे इंप्रेस होंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि हम सभी अपने आप को लेकर ही ऑब्सेस्ड रहते हैं, ना कि दूसरे के साथ। और जैसा कि मैंने वादा किया था, आपको सबसे बेस्ट लर्निंग आपको अंत में बताऊंगा, तो वो है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। यानी वेल्थ क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको इस किताब में मिलती है। असली वेल्थ वही है जो लोग देख नहीं सकते। कितनी अजीब बात है, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। राइटर रेहाना का एग्जाम्पल देते हैं। करीब जो बैंकरप्ट हो गई थी, उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर मुकदमा कर दिया। फाइनेंशियल एडवाइजर ने अदालत में कहा कि अगर आप अनाप शनाप खर्च करते हैं तो आप वेल्दी नहीं रहेंगे, क्या ये भी किसी को बताना पड़ेगा? राइटर कहते हैं कि वेल्दी होने का मतलब यही है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं। अगर आप पैसों को खर्च कर देते हैं तो आप वेल्दी नहीं रह पाएंगे। आपके अकाउंट में पैसा होना ही आपको अमीर बनाता है। माइकल जैक्सन अपने आखिरी वक्त में बैंकरप्ट हो गए क्योंकि उन्होंने आलीशान घर में निवेश किया। वहीं वॉरेन बफे एक साधारण मकान में रहते हैं और एक बहुत पुरानी कार चलाते हैं और उनकी वेल्थ 6.5 लाख करोड़ रुपीस है। 6.5 लाख करोड़ उनकी वेल्थ है। यही है वेल्दी व्यक्ति। आपको कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, बड़ा घर लूंगा। ये बातें आपको रिच तो बनाती हैं, पर वेल्दी कभी भी नहीं बनाएंगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें फ्रॉम द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। अगर आपको पॉजिटिव जिंदगी चैनल का काम अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये एक नया चैनल है और आपके कमेंट्स और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली किताब की पॉजिटिव बातों के साथ, क्योंकि उनसे ही बनेगी हमारी पॉजिटिव जिंदगी।